ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। देहरादून में महिला आरक्षण को लेकर बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन देखने को मिला, जहां महिला कांग्रेस ने 33% आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग के साथ विधानसभा का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान सरकार पर कानून को लागू न करने को लेकर तीखा हमला बोला गया। देहरादून में महिला आरक्षण को लेकर महिला कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन किया। 33% महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग के साथ प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान ज्योति रौतेला ने कहा कि साल 2023 में पारित महिला आरक्षण बिल को धामी सरकार को तुरंत लागू करना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि इस कानून को 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रभावी किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बिल पास हुए 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है, जो गंभीर सवाल खड़ा करता है। महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार से भी अपील की है कि पूरे देश में इस कानून को जल्द लागू किया जाए। ज्योति रौतेला ने सरकार के जनगणना के तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब 2023 में बिल पास हुआ था, तब 2011 की जनगणना उपलब्ध थी और ऐसे में उसी आधार पर मौजूदा 70 विधानसभा और 543 लोकसभा सीटों पर आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार चाहे तो साथ साथ नई जनगणना भी करा सकती है, लेकिन महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता। महिला कांग्रेस ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि महिला कांग्रेस का महिला आरक्षण जो बिल है उसको तुरंत धामी सरकार लागू करे। 2027 की विधानसभाओं में और 2029 की लोकसभाओं में आज से अभी से ये कानून लागू किया जाए। इसको 2023 में पास किया गया था और महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण देने का काम ये सरकार करे। विशेष सत्र चल रहा है। हम तो मुख्यमंत्री जी से यही मांग करने आए कि विशेष सत्र में जो 33% आरक्षण है उसको तुरंत लागू करने का उत्तराखंड में सरकार करे। उसका मोदी जी से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि देश में इस कानून को लागू करने का काम करे। 2023 में ये पास हुआ था और आज तक वो लागू नहीं हुआ। हम उसके पक्ष में यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन मैडम, सरकार तो ये कह रही है कि जनगणना होगी, इसके आधार पर कैसे लागू कर सकते हैं? जितने जो जनगणना 2011 का जो सेंसेक्स है उसके आधार पे क्यों नहीं लागू हो सकता ये? जब वो ये पास करवाया उस वक्त 2011 का सेंसेक्स था। जनगणना सरकार साथ साथ कराए और तब तक जो सीटें हैं, जो 70 सीटें हैं, जो 543 सीटें हैं, उन पे लागू करने का काम भी सरकार करे। महिला शक्ति बंधन अधिनियम के लिए शायद ये जानकारी मिली है कि निंदा प्रस्ताव आएगा। ये कोई औचित्य नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी है। देश में 2023 में सर्वसम्मति से महिलाओं को विधानसभा में, लोकसभा में आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। हमारी मांग है उसको लागू किया जाए। ये जो दोबारा विधेयक लाए, लोकसभा में प्रस्ताव लाए, ये सिर्फ नौटंकी पर सीमन के नाम पर, जनसंख्या जनगणना के नाम पर, उसमें समय लगेगा और 2027 के चुनाव, विधानसभा के चुनाव में आरक्षण लागू हो ही नहीं पाएगा। सर, उत्तराखंड को जैसे यूसीसी में एक जो है मिसाल पेश की कि सबसे पहले हम लोगों ने लागू किया, सरकार को किसने लागू किया? देखिए, आप बड़े समझदार पत्रकार लगते हैं। कुछ कानून ऐसे होते हैं जिसमें विधानसभा को अधिकार होता है, कुछ कानून ऐसे होते हैं जिसमें देश की लोकसभा को अधिकार होता है, पार्लियामेंट को अधिकार होता है। अब विदेश नीति पर क्या विधानसभा कानून बना सकती है? मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं, क्या विदेश नीति पर, फाइनेंस नीति पर, डिफेंस नीति पर क्या उत्तराखंड की विधानसभा कानून बना सकती है? मेरा सवाल यही था कि हाँ, जब ये मैं इसलिए कह रहा हूं, समान जो कानून है वो पूरे देश में एक जैसा लागू होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उत्तराखंड में अलग कानून और हिमाचल में जाओगे अलग कानून, मध्य प्रदेश में जाओ अलग कानून। अब मैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि बेवकूफ किसको बना रहे हैं। और मैं सोचता हूँ आप जैसे पत्रकारों को तो इस पे भाजपा की इस बात पर टिप्पणी करनी चाहिए, आलोचना करनी चाहिए। सर, मैं आलोचना नहीं कर, मैं ये जानना हमारी नहीं आलोचना करनी चाहिए, सरकार की करनी चाहिए कि तुम जिस पे देश की पार्लियामेंट को और देश के सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने एफिडेविट दिया है कि इसमें प्रदेश सरकार को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, क्या उत्तराखंड को पहल करनी चाहिए सरकार को कि हाँ, ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो है विधानसभा के बजाय एक पत्र लिख दें प्रधानमंत्री को
कि हमारी सरकार हमारी उत्तराखंड सरकार ये चाहती है, लेकिन उसमें विधानसभा को आउट करने की आवश्यकता नहीं है। मैडम, अंकिता को न्याय नहीं मिल पाया है। आप लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर में भी सांकेतिक प्रदर्शन किया था। आज आप जो है विधानसभा घेराव करने आए थे, क्या कुछ कहना है? देखिए, हमारा स्पष्ट कहना है, जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा हमारी लड़ाई सड़कों पर जारी रहेगी, उत्तराखंड में जारी रहेगी और जरूरत पड़ेगी तो पूरे हिंदुस्तान तक हम इस लड़ाई को ले जाएंगे। क्योंकि अंकिता आप केवल हम ये नहीं चाहते अंकिता भंडारी को न्याय मिले, बल्कि हम चाहते कि अंकिता का जो सवाल है आज उत्तराखंड के जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ सवाल है। आज अंकिता का सवाल जो है वो यहाँ की विकास की नीति के साथ जुड़ा हुआ सवाल है। और जिस तरह से सरकार जिस तरह की नीतियां उत्तराखंड के अंदर ला रही है, हमारे जंगलों को बर्बाद किया जा रहा है, हमारे पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है, यहाँ पे रिजॉर्ट का कल्चर लाया जा रहा है और यहाँ की मासूम बच्चा जो पढ़ लिख के नौकरी की तलाश में जब नीचे उतरते हैं पहाड़ों से और रिजॉर्टों के अंदर नौकरी ढूंढने के लिए जाती है, तो वहां को उनको स्पेशल सर्विस देने की बात की जाती है। उनको सेक्स रैकेट की तरह उनको सेक्स में धकेलने का जो काम कर रही है सरकार। क्या हमने इसलिए उत्तराखंड राज्य दिया था? इतनी लंबी लड़ाई हमने उत्तराखंड राज्य की लड़ी, इसलिए लड़ी थी कि हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी, हमारी महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने की जगह मिलेगी अपने राज्य के अंदर। लेकिन सरकार लगातार जिस तरह की नीतियां उत्तराखंड के अंदर ला रही है, आप देख रहे हैं आज जितने हिमालयी राज्य है उसमें सबसे ज्यादा अगर हिंसा हो रही है वो उत्तराखंड के अंदर हो रही है। कौन है उसके लिए जिम्मेवार? अगर ये सरकार नहीं है तो आखिर कौन है उसका जिम्मेवार? ये बात हम कहना चाहते हैं। इसीलिए आज हम विधानसभा के अंदर आए हैं और सरकार से कहना चाहते हैं, आप में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो ये जो आप यहाँ पे आज स्पेशल सत्र कर रहे हैं उस सत्र को अंकिता के नाम पे करिए और अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई को आप भी आगे बढ़ाइए। हम भी आपके साथ है, कंधे से कंधा मिला के। अगर वास्तव में आप उत्तराखंड की महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं, उनको सम्मान की बात करना चाहते हैं और जो ये कहते हैं 33% का आरक्षण, आप ये बताइए जो महिलाएं वहां पे आपकी विधानसभा के अंदर थी, उन्होंने क्या अंकिता के लिए कभी विधानसभा के अंदर आवाज उठाई? आपके जो महिलाएं संसद के अंदर थी, क्या उन्होंने वहां पे, जबकि अन्य लोगों ने आवाज उठाई संसद के अंदर, मगर आपके जो एमपी थे या एमपी थे उन्होंने वहां पे अंकिता के सवाल को उठाया तक नहीं। तो हम आपसे क्या उम्मीद रखें? इसलिए आज हम यहाँ पे आए हैं। हम अपनी आवाज को सड़क पे भी उठाएंगे, मीडिया से भी उठाएंगे। जो भी हमारे साथ खड़ा होगा हम अंकिता को न्याय दिलाने के लिए, उस उत्तराखंड को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। इतना ही मैं। मेरा पूरा नाम है ब्रिगेडियर सर्वेश्वर गंगवाल। मैं जो हूँ 1971 का कमीशन अधिकारी हूँ और मैंने 1971 की लड़ाई जो है उसमें प्रतिभागिता करी। 2008 में सेवानिवृत्त होकर के मैं अपने उत्तराखंड देवभूमि में आया और 2011 से मैं यहाँ पे जो है सेवानिवृत्त जीवन जो है व्यतीत कर रहा हूँ। 2022 को जब हमको इस घटनाक्रम के बारे में मालूम पड़ा तो हम जो है बहुत क्षुब्ध हुए, बहुत पीड़ित हुए और हमको पूरा भरोसा और विश्वास था कि उत्तराखंड की जो सरकार है वो अपराधियों तक जो है पहुंच करके उनको जो है सख्त से सख्त मृत्यु दंड तक की सजा जो है वो दिलवाने में सक्षम होगी। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो है इस प्रदेश का ये है कि उन 3 लड़कों को जो कि इसमें हत्या में शामिल थे, उनको तो जो है वो उम्र कैद की सजा जो है वो 2025 में सुना दी गई। लेकिन उसके पीछे जो सरकारी तंत्र था, जो इस पूरी की पूरी हत्या के मंशा के पीछे था, जिसमें कि उभर करके दुष्यंत गौतम और अजय कुमार के नाम आ रहे हैं, उनको जो है सरकार अपना संरक्षण दे रही है। ये अपने आप में एक बहुत विचित्र चीज है कि अपराधियों को जब सरकार संरक्षण देना शुरू कर सकती है तो आप इस बात को भली भांति समझने का प्रयास करिए कि कैसे किसी भी नागरिक को न्याय मिल सकता है। अगर कहीं भी किसी को अगर न्याय नहीं मिलता है और अन्याय होता है उसके साथ, तो ये बात शाश्वत है कि हमको न्याय कहीं भी नहीं मिल सकता है। और इसमें मैं सबसे प्रमुखता से आपके समक्ष ये बिंदु रखना चाहता हूं कि इसमें बीएनएस की धारा 238 के अंतर्गत यहाँ के मुख्यमंत्री, जिनको मैं छचुंदर धामी कहता हूँ, वो अपने को बार बार सेना पुत्र करके हमारे फौजियों को जो है वो बरगलाता रहता है। लेकिन सैनिक ऐसे नहीं होते हैं। सैनिक हमेशा सत्य के साथ, हमेशा सही के साथ खड़े होते हैं। लेकिन ये अपने आप में एक विचित्र नमूना देखा हमने, जो कि अपने को सैनिक पुत्र लेकर के सैनिकों की वाहवाही तो बटोर लेता है, लेकिन सत्य के साथ खड़े होने का और सही के साथ खड़े होने का उसके पास साहस नहीं है।
उसने साक्ष्य जो है वो ध्वस्त करवाए। क्यों करवाए ध्वस्त? मात्र केवल अंकिता का कमरा ध्वस्त करवाया, उसके गद्दे, उसकी चद्दर को जो है जला करके वो तरनताल में जो है वो डाल दिया गया। और मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सीबीआई सबसे पहले पुष्कर धामी को अपनी विवेचना के और अपने इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत ले। जिस दिन धामी का मुंह खुल जाएगा उस दिन ये पूरा का पूरा मामला जो है सुलझ जाएगा। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम काजल मिश्रा है और मैं चमोली से आई हूँ। तो आज जिस प्रकार से देश में महिला सशक्तिकरण की बातें चल रही है, महिलाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, सरकार बहुत तरीके से दावे कर रही है, लेकिन आज अगर सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है तो यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं क्यों इकट्ठी हुई हैं? अगर सरकार महिलाओं के सम्मान की बात कर रही है तो फिर क्यों 145 दिन से जो हमारा एकता विहार है वहां धरना चल रहा है? तो फिर क्यों 5-5, 6-6 महिलाएं रोज-रोज भूखी रह रही हैं, डिहाइड्रेशन का शिकार हो रही हैं हमारे नर्सिंग एकता विहार में? तो ये सब बातों का जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही है और आखिर सरकार कब तक चुप रहेगी? सारे नेता, अभिनेता सब लोग आते हैं और मुद्दों के नाम पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं, पर जो जनरल मुद्दा है, जो मतलब जरूरत की चीजें हैं वो कोई नहीं समझना चाहता। नर्सिंग एकता विहार में मैं भी अपने नर्सिंग एकता मंच की तरफ से आज यहाँ आई हूँ क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बातें चल रही है, तो महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। तो वो महिलाएं कौन है और जो हम यहाँ रोडों में घूम रही है, क्या हम महिलाएं नहीं है? हमें हमारा सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा? हमें पूछने कोई क्यों नहीं आ रहा? 145 दिन से हमारे महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं। धामी सरकार अभी तक चुप्पी साधे बैठी है। कोई भाजपा का किसी भी तरीके का कोई भी नेता, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रत्याशी हमारे को देखने के लिए अभी तक नहीं आया। लेकिन सरकार का तो मानना है कि नारी के लिए विशेष सत्र चलाया गया एक दिन का। सॉरी, नारियों के लिए विशेष सत्र चलाया गया आज एक दिन के लिए। विशेष, हाँ जी। आरक्षण है उसका विपक्ष ने विरोध किया, विपक्ष ने बिल गिरा दिया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम देखो ना तो विपक्ष के साथ हैं ना हम पक्ष के साथ हैं। हम भाजपा और कांग्रेस और यूकेडी हम किसी के भी साथ नहीं है। हम बोलते हैं मानवता की सबसे बड़ी चीज होती है ह्यूमैनिटी। आज सरकार के अंदर ह्यूमैनिटी भी खत्म हो चुकी है क्योंकि वो ये नहीं देख रहे हैं कि मुद्दा क्या है। महिला सशक्त, मैंने अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले आपको बोला महिला सशक्तिकरण का दिन, तो दिन क्यों आज नर्सिंग एकता विहार में जो हमारी महिला 9 दिन से भूखी प्यासी बैठी है, तो सरकार वहां क्यों नहीं आ रही है? क्या महिला सशक्तिकरण की बात सिर्फ एक दिन के लिए होगी? क्या महिलाओं की जो सम्मान की बात है वो सिर्फ एक दिन का मुद्दा है या वो हमेशा के लिए है? तो ये चीज भावी सरकार को जरूर सोचनी चाहिए। आगे से आप किसकी सरकार को चुनेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो जनता को ये संदेश, मैं अपनी तरफ से जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो सरकार महिलाओं के हकों की बात कर रही है, सिर्फ मुंह से बातें कर रही है और मतलब करके नहीं दिखा रही है उन चीजों को, तो मैं सबसे ये विनती करना चाहूंगी कि आगे से सरकार चुनने से पहले हमेशा ये देखें कि वो उस योग्य है या नहीं है। और आज एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से हम सबको ये बोला जा रहा है ना कि एग्जाम दो, तो मंत्रियों का चुनाव भी एग्जाम देके होना चाहिए। देहरादून से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवचन की रिपोर्ट। महिला आरक्षण को लेकर यह आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है, जिससे राजनीतिक माहौल और गरमाने के आसार हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।